नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। शुरुआत यहां पर उत्तराखंड में हुए एक हादसे से करते हैं। यहां पर उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा जो है वो गिर गया और उत्तरकाशी में यह हादसा टनल के सिलक्यारा इलाके में हुआ है। हादसे के वक्त टनल में करीब 40 मजदूर जो है वो उस वक्त थे जब ये हादसा हुआ, तो वो वहां पर फंस गए और सभी मजदूर अब भी वहां पर फंसे हुए हैं और ये तस्वीरें भी कुछ वहां से सामने आई हैं। इस हादसे के बाद ये जो मलबा यहाँ पर इस टनल के अंदर जमा हो गया था, इसको हटाने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। और इन मजदूरों में अगर आप देखें तो झारखंड के 15 लोग बताए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के 8 हैं, उड़ीसा के 5 हैं, बिहार के 4, पश्चिम बंगाल के 3, उत्तराखंड और असम के 2-2 जो मजदूर हैं वो यहाँ पर इसमें बताए जा रहे हैं। कल सुबह ये हादसा जब हुआ उसके बाद से वहां पर राहत और बचाव का काम लगातार किया जा रहा है। फिलहाल जो भी मजदूर टनल में फंसे हैं वो सुरक्षित हैं और उन्हें देर रात पाइप के जरिए ऑक्सीजन, खाना यहां पर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही राहत बचाव दल उनसे लगातार वॉकी टॉकी से बात भी कर रहा है। रेस्क्यू में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय पुलिस बल के जवान भी लगे हुए हैं और पूरी रात यहाँ पर टनल के जो टूटे हिस्से हैं उससे मलबा यहाँ पर निकाला गया और ये काम अब भी यहाँ पर किया जा रहा है। अब इस टनल के बारे में आपको हम बताते हैं। उत्तरकाशी में जहाँ पर ये टनल धंसी है, ये निर्माणाधीन सुरंग थी और ये सिलक्यारा से दांडल गांव के लिए ये टनल जो है यहाँ पर बनाई जा रही है। और इस सुरंग में जब ये हादसा हुआ तो 40 जो मजदूर वहाँ पर काम कर रहे थे वो इसमें फंस गए। अब इस टनल की जो लंबाई है सुरंग की पूरी वो 4.5 किलोमीटर के करीब है, जिसमें से 150 मीटर का हिस्सा यहाँ पर ये धंस गया लैंडस्लाइड की वजह से और उसमें से 50 मीटर में ये जो है इस धंसने की वजह से जो मलबा है इसका वो पसरा हुआ है और इसको हटाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इस मलबा गिरने की वजह से जो मजदूर वहाँ पर काम कर रहे थे उसमें 40 मजदूर वहाँ पर जो है वो फंस गए हैं। पहले 36 बताए जा रहे थे, अब ये 40 जो आंकड़ा है वहाँ पर है मजदूरों का। राहत की बात है कि सब सुरक्षित हैं, उनसे संपर्क भी यहाँ पर किया जा रहा है। 400 मीटर का इलाका है जिसमें ये मजदूर जो है फंसे हुए बताए जा रहे हैं और इन तक पहुंचने के लिए, संपर्क के लिए पाइप के जरिए भोजन और पानी और ऑक्सीजन यहाँ पर इन तक पहुंचाया जा रहा है। जब तक जो बचाव दल है वहां तक उन तक नहीं पहुंच पाता है। 200 मीटर का मलबा जो है वो यहाँ पर साफ किया जाना है, ऐसा बताया जा रहा है उन तक पहुंचने के लिए। और ये जो ऑपरेशन है लगातार किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस इस काम में लगी हुई है कि जल्द से जल्द इन मजदूरों तक पहुंचा जाए और उनको सुरक्षित वहां से निकाला जाए। तो उत्तरकाशी के सिलक्यारा में जहां पर यह हादसा हुआ है वहां से हमारे सहयोगी किशोर रावत वहां पर पहुंचे। वो वहां पर बता रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां वहां पर हैं। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। सिलक्यारा की टनल जो बन रही है उसमें 40 मजदूर फंसे हैं और उनको लगातार बचाने का प्रयास जारी है। और इस में लगातार जो कंपनी के लोग हैं, इसके अलावा जो सुरक्षाकर्मी है या फिर रेस्क्यू टीम है वो काम कर रही है, रात भर काम कर रही है, 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। हमारे साथ नवयुग कंपनी जो इसके पास ये टेंडर है टनल बनाने का, उनके पीआरओ हमारे साथ मौजूद है। सर, अभी की क्या स्थिति है? अभी सर हमारे पूरी टीम लगी हुई, कल से लगातार रात भर काम चलता रहा। हम जो अंदर फंसे हुए हमारे वर्कर उनको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करने के चक्कर में है और हम उनको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू कर लेंगे। सर, हमने कितना अभी तक मलबा निकाल पाए? मलबा का तो ऐसा है कि ऊपर से टूटा लूज है ना, तो मलबा हटा दे तो फिर नीचे गिरता। तो लगभग अभी तक हमने 15-20 मीटर जो है अंदर चले गए। सर, यही जानना चाह रहा था कि ये जो सेफ है उनको अभी तक क्या क्या प्रोवाइड कराया गया खाने के लिए और किस तरीके से उनको चीज़ें दी गई और बात क्या हुई है? हमारी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा हम सेफ हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते रहो और पानी अंदर अवेलेबल है और ये बात सब सुरक्षित है। अभी तक ऐसे ही मलबा निकाला जा रहा है, वो मलबा वापस उतना ही मलबा आ जा रहा है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि 15 से 20 मीटर तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन, जो मलबा बाहर निकाला जा रहा है, जो लगातार 24 घंटे हो गए हैं मलबा निकालते हुए, वहां तक क्लियर कर दिया गया है। इसके अलावा कई आसपास के जो टनल खोद रही मशीनें थी उनको बुलाया गया है, उनको यहाँ रखा गया है स्टैंड बाई के लिए, क्योंकि लगातार मशीनें वहाँ पे चाहिए। एक मशीन अगर ख़राब होती तो दूसरी यूज़ की जाएगी। इसके अलावा जो एक पाइप के ज़रिए उनको खाना पहुँचाया गया है और ऑक्सीजन लगातार उनको दी जा रही है। हमारे साथ NHIDCL के डायरेक्टर और CFO
अंशु जी मौजूद है। सर, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि ये कितना टफ है और किस तरीके से आप इसको देख रेख कर रहे हैं पूरा? सबसे बड़ा चैलेंज इसमें हमें ये मिल रहा है कि हम जितना उसको एक्सक्यूवेट करते हैं, जितना बाहर निकालते हैं मलबा, उतना ही गिर जाता है। लेकिन कल रात से हमें ये समझ में आ गया है कि करीब 60 मीटर का जो दूरी है उसके अंदर में ये मलबा जमा हुआ है और उसके आगे करीब 2 किलोमीटर के अंदर तक हमारे साथी वहाँ पर हैं। लेकिन सारे सुरक्षित हैं, ये भी कल हम रात को जान सकें, क्योंकि 2 पाइप गई हैं। एक पाइप से हम उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरे से ऑक्सीजन, और उसी पाइप से, क्योंकि बीच बीच में वॉकी टॉकी उतना क्लियर नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं कि उस पाइप से हम बात करते हैं और उस पाइप से ये हमको जानकारी मिली कि 40 के 40 सुरक्षित। अब किस तरीके से आगे ये कार्रवाई की? इसमें हम 2-3 चीज़ें कर रहे हैं। पहले तो मलबा हटा के जाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, एक एस्केप टनल होता है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि एक एक आदमी को निकाला जा सकते है। उसके लिए हम पाइप ला रहे हैं, स्टील की पाइप्स, जिसको हम पुश करके वहाँ पे डालेंगे और मलबा निकालते जाएंगे। तो ये इस तरह की चीज़ें। क्या सर ऐसा भी है, क्योंकि वो ट्रेंड मजदूर है, वो लगातार काम कर रहे हैं, वहाँ से भी वो कुछ इस तरीके से उनको बातचीत की जा रही है कि आप भी कुछ चीज़ें देखें ताकि हम दोनों की तरफ से बचाव किया जा सके? नहीं, ये हमारे तरफ से हो रहा है, क्योंकि उनके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। उनके पास सारे इक्विपमेंट इसी तरफ है, सारी मशीन्स आप देखेंगे, ड्रिल मशीन या जितनी भी चीज़ें सारी इसी तरफ। तो जल्दी ही वो बाहर निकल पाएंगे, उम्मीद करते हैं? हमारी पूरी उम्मीद है जितने जल्दी हो सके उनको बाहर लाके उनके परिवारजनों के साथ उनको मिलना। सिलकाला की टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, 40 मजदूर अंदर फंसे हैं, लेकिन उन तक ऐसी एक मशीन है, कंप्रेसर मशीन है, जिससे ऑक्सीजन भेजा जा रहा है। और ये जो पाइप है, लाइफ लाइन अगर कहेंगे, इसी तरह का जो पाइपलाइन है उससे ऑक्सीजन भेजा जा रहा है। और एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो अंदर फंसे 40 मजदूरों के लिए जो एक लाइफ लाइन है, वो एक ये पाइप है, एक 4 इंच का पाइप लाइन है, एक ही है। एक से ऑक्सीजन भेजा जा रहा है और एक से फूड भेजा जा रहा है। इन पाइप को और कामों के लिए यूज़ किया गया था, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये अब लाइफ लाइन है, ये पूरी पाइपलाइन अंदर तक है। अभी फ़िलहाल जो जानकारियां हैं वो यही है कि फ़िलहाल ये 40 मज़दूर अभी टनल के अंदर सुरक्षित है। हालांकि इनको निकालने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। रेस्क्यू का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार तेज़ी से चल रहा है। मलबा बाहर मशीनों के माध्यम से बाहर निकाला जा रहा है। लगातार जो मलबा है उसे बाहर निकाल कर दूसरी जगह रखा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि सबसे प्रॉब्लम ये है कि जो लैंडस्लाइड है वो बार बार हो रहा है। जितना मलबा निकाल रहे हैं लैंडस्लाइड हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल 20 मीटर से ये ज़्यादा इसको खोद चुके हैं, यानी आगे बढ़ चुके हैं। लगभग 50 मीटर का ये मलबा वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था। फ़िलहाल जो तमाम जो कंपनी के कर्मचारी है, अधिकारी है, वो लगातार वहीं पे मौजूद है। इसके अलावा आसपास के जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे थे और दूसरी तरफ जो सुरंग का काम चल रहा था, वहाँ से बड़ी मशीनें, जिसमें लोडर जो काफ़ी बड़ी, जिसकी बास्केट होती है, वो मलबा बहुत तेज़ी से निकालता है, उसको वहाँ पे लाया गया है। वहाँ पर करीबन उसकी 2 संख्या है। इसके अलावा 2 और मंगाई जा रही है। वहाँ पे ट्रक्स है और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन देखने पहुँचे थे। तो उम्मीद ये की जा रही है जल्दी इनको 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। एसपी सती साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, भूवैज्ञानिक हैं आप, उनसे समझते हैं इस हादसे के बारे में। सती जी, आप इस जगह को बहुत अच्छे से समझते हैं, वहाँ की ज़मीन किस तरह की है, किस तरह के हालात वहाँ पर हो सकते हैं। ज़रा दर्शकों को हमारे समझाइए कि इस हादसे के पीछे क्या वजह यहाँ पर हो सकती है। ये 2-3 चीजें हैं कि एक बात तो यह है कि ये टेरेन बहुत फ्रेजाइल है। यहाँ से एक बड़ा फॉल्ट गुजरता है, एक ब्रांच गुजरता है, जिसको कहते हैं श्रीनगर थ्रस्ट या इसको बड़कोट थ्रस्ट भी कहते हैं। ये बहुत बड़ा हिमालय के पैरेलल एक बड़ा थ्रस्ट है। इसके स्प्लेज होंगे, बहुत ज़्यादा शेयर जोन्स होंगे, और उनमें से एक ये हो सकता है कि कोई शेयर जोन, जो ब्लाइंड शेयर जोन वहाँ मिल गया हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक ये कंपनीज हैं, वैसे देखे जाए कि ग्लोबली जो टनल के कंस्ट्रक्शन में बहुत एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। मिनिमम होता है रिस्क का इसमें फैक्टर, लेकिन कंपनीज जो करती हैं वो जरा कॉस्टली अफेयर होता है। टीबीएम से
टनल बोरिंग मशीन से काम करने में वो कॉस्टली पड़ता है और उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कई बार ये ब्लास्टिंग का अनियंत्रित उपयोग करते हैं। ये कई बार देखा है रेलवे जो ये कंपेयर रेलवे लाइन है उसमें भी बराबर ये देखा गया है कि लगातार अंडरग्राउंड, क्योंकि अंडरग्राउंड होता है दिखता नहीं है, तो बहुत बड़े लेवल पे वायलेशन होते हैं नॉर्म्स के। मुझे लगता है या तो ये कहीं बड़ा अनकंट्रोल्ड ब्लास्टिंग हुआ है या इनको बड़ा सा कोई वो मिल गया है, शेयर जोन मिला है। जैसे ये कह रहे हैं कि लगातार गिर रहा है, इससे साबित होता है कि अंदर कोई ब्लाइंड शेयर जोन है, जो कि फ्रैक्चर्ड रॉक्स का एक पूरा जोन होता है, वो लगातार वो टूट रहा है, ऐसा हो सकता है। तो ये सारी अच्छा, ये चीजें शेयर हैं। जोन जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो थोड़ा दर्शकों के लिए सतीश जी आसान भाषा में इसको समझा पाएं, ये किस तरह की चीज को बोलते हैं मैं जो आप ये यहाँ तो कह रहे हैं? जी असल में क्या होता है कि जो चट्टानें बाहर से देखती हैं कि एक सिलसिला है कंटिन्यू, ऐसा होता नहीं है। इसमें दरारें होती हैं और दरारों के सापेक्ष दोनों तरफ का जो रॉक मास होता है वो एक दूसरे के सापेक्ष वो मूवमेंट करता है। इस मूवमेंट की वजह से पूरा एक जोन, क्योंकि ये आफ्टर ऑल दो हाथ एक दूसरे से रगड़ने वाली बात तो नहीं है, दो रॉक मास एक दूसरे को रगड़ती हैं, तो इसकी वजह से बहुत बड़ा जोन, उसका एक बड़ा प्रभामंडल होता है, उसमें सारी रॉक्स फ्रैक्चर्ड हो जाती है। वो रॉक फ्रैक्चर्ड हो जाती है, क्रम्पल्ड हो जाती है, बहुत वो हो जाती है भंगुर होके, और बहुत वीक हो जाता है वो जोन। तो वहां अगर थोड़ा भी डिस्टर्बेंस आप करेंगे तो वो भरभरा कर गिर पड़ता है। या तो ऐसा मुझे लगता है कि ये बड़ा था कोई ब्लाइंड शेयर जोन, क्योंकि जियोलॉजिकल कंसिडरेशन इन टनल निर्माण में मैंने जो मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है कि सड़क के जो ये चारधाम प्रोजेक्ट है इसमें जहां भी टनल बन रही है, इन्होंने जियोलॉजिकल कंसिडरेशन उस लेवल तक नहीं किए हैं जिस तरह से होने चाहिए थे। दूसरा ये भी हो सकता है जो मैंने कहा कि हो सकता है इन्होंने कहीं ब्लास्ट ज्यादा किया हो, उसकी वजह से शेयर जोन एक्सपोज हो गया हो और एक्टिव होके वो वहां से लगातार उससे टूट रहा हो। ये दो चलिए, संभावनाएं ये मेरे तो को आगे पता चलेगा कि क्या कोई ब्लास्ट वगैरह यहाँ पर किया गया, किस तरीके से जो है यहाँ पर ये काम हो रहा था। लेकिन अभी की जो चुनौती है सतीश जी, जैसे कि प्रतिक्रियाएं भी आपने देखी, हमारे सहयोगी वहाँ पर बात कर रहे थे कि मलबा हटा रहे हैं और ऊपर से वहाँ गिर जा रहा है और मलबा, तो ये क्या हो सकता है? अभी चुनौतियां क्या हो सकती हैं यहाँ पर इस रेस्क्यू में कम से कम? वही एक बड़ी बात है कि लगातार जो शेयर जोन है, अगर वो बिल्कुल ऊपर लगातार शेयर जोन की कंटिन्यूएशन है तो ये काफी ऐसा भी हो सकता है रिपीटेड आता रहे। दूसरी बात, इन्होंने एक इस तरह की सिचुएशंस के लिए एक सुरक्षा के लिए एक बाईपास टनल्स बनाई जाती है, या सॉफ्ट बनाए जाते हैं, या ऊपर से पंचर किया जाता है या साइड से पंचर किया जाता है। उस दिशा में ये सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे, या अभी मलबाई क्लियर करने की बात सोच रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। इसमें सेफ्टी मेजर्स के लिए, आपात स्थितियों के लिए इस तरह के प्रोविजंस होते हैं कि एक बाईपास लगातार किया जाता है कि ताकि वहां से पैसेज करके ये कह रहे हैं कि कोई पाइप डाल रहे हैं। अभी जो किशोर की रिपोर्टिंग से मुझे पता लगा कि वो एक मोटा सा पाइप वहां घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी रेडियस का सफाई क्लियर करके, मक क्लियर करके वहां घुसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पाइप के जरिए वो एक एक करके उनको निकाल सकें। शायद ये काम कर रहे हैं। अभी मुझे लगता है बाईपास वाला उन्होंने कोई प्रोविजन सोचा नहीं है, अभी मुझे ये लग रहा है जी। और अच्छा, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहाड़ी क्षेत्र की, सतीश जी, हम पिछले वक्त में भी कई अलग अलग तरह की समस्याएं वहाँ पर देख चुके हैं। ये हालांकि अलग मामला है, यहाँ पर एक हादसा हुआ है। उत्तरकाशी जो क्षेत्र है वहाँ पर अगर आप वहाँ की स्थिति बता पाएं कि वहाँ किस तरह की ज़मीन है, किस तरह के पहाड़ हैं, क्योंकि हर जगह की ज़मीन की स्थिति अलग होती है। नहीं, वहाँ ये बहुत भंगुर इलाका है। ये इस इलाके में बहुत रॉक्स बहुत भंगुर हैं, बहुत फ्रैक्चर्ड रॉक्स हैं, बहुत सॉलिड रॉक्स नहीं। आप देखिए इसी के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी में आपने देखा होगा कि वहाँ बर्णावत पर्वत से लगातार लैंडस्लाइड्स होते हैं। इस इलाके में भी बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हैं। इससे आगे बड़कोट की तरफ जाएंगे तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो पूरा इलाका है ये एक बड़े फ्रैक्चर जोन का इलाका है, जिसको हम कहते हैं श्रीनगर थ्रस्ट या बड़कोट थ्रस्ट। और ये धरासू, बड़कोट, श्रीनगर होते हुए ये अल्मोड़ा की तरफ को एक बड़ा सा फ्रैक्चर जाता है, बहुत प्रोमिनेंट फ्रैक्चर जाता है। इसके स्प्लेज हो सकते हैं, ये जो शेयर जोन है वहां ये वीक क्रम्पल्ड रॉक्स होते हैं। रॉक्स बेसिक, अगर इनमें ये फ्रैक्चर्स ना हो तो रॉक्स यहाँ
क्वार्टजाइट रॉक्स हैं, डोलोमाइट्स या लाइमस्टोन की रॉक्स हैं, ये ज्यादातर ये रॉक्स वैसे तो सॉलिड होते हैं अपने आप में, लेकिन इसमें अगर फ्रैक्चर्स होंगे और इस तरह का शेयर्ड जोन होंगे, जो मैं भ्रंश की बात कर रहा हूँ, फॉल्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये पूरा कोई भी रॉक हो वो शेयर्ड जोन होके वो वीक हो जाती है। और ये मुझे लग रहा है कि ये जो शेयर जोन है, ये मेजर कोई प्रोमिनेंट शेयर जोन एक्सपोज हो गया वहाँ अंदर। जी, बहुत शुक्रिया एसपी सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता रहे थे सतीश जी कि वहाँ पर क्या परिस्थितियाँ हो सकती हैं। हर जगह की ज़मीन जो है वो अलग तरह की होती है और यहाँ पर हो सकता है कि कोई शेयर जोन हो जो इसकी वजह रहा हो। बहरहाल अभी यहाँ पर जो लोग फंसे हैं उनको निकालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द उन तक पहुँचा जाए और उन्हें यहाँ से जो जहाँ पर वो फंसे हैं वहाँ से निकाला जाए। यहाँ पर हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे दिल्ली के प्रदूषण की। दिवाली के बाद दिल्ली का मौसम कुछ बेहतर रहा, लेकिन प्रदूषण अब भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं दिल्ली के वायु प्रदूषण की। दिवाली के बाद जो वायु प्रदूषण है उसका स्तर इस बार काफ़ी कम देखा गया पिछले कई सालों के से अगर आप तुलना करेंगे, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा रहा और इसकी एक बड़ी वजह पटाखे भी रहे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दिल्ली के कई इलाकों में जमकर पटाखे जलाए गए और बीती रात 22 जगहों से पटाखों से आग लगने की खबरें भी आईं। हालांकि बीते सालों के मुकाबले आतिशबाजी यहाँ पर कम बताई जा रही है। कम आतिशबाजी का असर दिल्ली की आबो हवा पर भी दिखा। जैसी आशंका जताई जा रही थी दिवाली की अगली सुबह वायु प्रदूषण में इजाफा होगा, वैसा इस बार नहीं दिखाई दिया। आज सुबह सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का औसत AQI 300 से कम दर्ज किया गया है, यानी हवा में प्रदूषण का स्तर खराब है। 300 से ऊपर जाने पर प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में चला जाएगा। इसके पहले दिवाली के दिन दिल्ली में 8 साल में सबसे बेहतर वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। तो यहाँ पर दिल्ली में जो पटाखे हैं पिछले साल की तुलना अगर आप करें बीते सालों की, तो उससे थोड़े कम हुए, लेकिन फिर भी यहाँ पर पटाखे जो है वो फोड़े गए और जो प्रदूषण है उसका स्तर भी अगर आप देखेंगे तो कम ज़रूर है बीते सालों के मुकाबले, लेकिन अब भी यहाँ पर ख़राब श्रेणी में ही है। TR कक्कर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं दिल्ली के, उनसे समझते हैं इसको। कक्कर साहब, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पटाखे दिल्ली में चले, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट जजेस, अगर वो समझते हैं कि इस तरह का फरमान देने के बाद दिल्ली पुलिस ही एक ऐसी एजेंसी होगी जो इस तरह का कंट्रोल करेगी, ये बिल्कुल ये असंभव है। ये जो पटाखे आप पढ़ते होंगे अखबार में, पिछले 5-6 दिन में 2000 केजी ज़ब्त कर लिए, 3000 केजी यहाँ से ज़ब्त कर लिए। दिल्ली में टनों में पटाखे, ये जो दिवाली के लिए पटाखे आते हैं, कई टनों में आते हैं, मे बी 1000 टन, मे बी मोर देन दैट। तो अब उसमें केवल कुछ को पकड़ लेना नहीं, ये तो सोर्स पे हैंडल करना पड़ेगा। सोर्स इसकी साउथ है, सदर्न इंडिया है, वहाँ से पटाखे आते हैं। एक बार आ गए तो किसी न किसी तरह दुकानदार जिसने इतना इन्वेस्ट किया है वो घरों तक पहुँचाएगा। ये जो समस्या आ रही है ये पिछले 10-15 साल से आ रही है, बिकॉज सारी समस्या केवल पटाखों की नहीं है, इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें हैं जिनसे कि ये प्रदूषण फैल रहा है। अब मुझे समझ नहीं आती कि हर चीज़ अगर सुप्रीम कोर्ट ही करेंगी तो बाकी जो विभाग बैठे हैं, जो पूरा दिल्ली प्रशासन है, एक प्रदूषण विभाग है, वो क्या कर रहे हैं? क्या इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पटाखों का नहीं है, यहाँ प्रदूषण को कैसे कम किया जाए इस पर कई स्तर पे चर्चा जो है हो चुकी है। कई सारे इसकी जो वजहें हैं उन पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दिल्ली की हवा पहले ही खराब है, तो इसलिए और ज्यादा पटाखे फोड़ना या धुआं करना ये नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन अगर पाबंदी है, ये आप बताइए, अगर पाबंदी है तो फिर दिल्ली में पटाखे आ कैसे रहे? पाबंदी है तो कौन रोकेगा उसको?
पाबंदी आपने कागज पर लगा दी है, कौन रोकेगा? एक जो विभाग है, कंसर्न्ड विभाग है, इसका सबसे बड़ी जिम्मेवारी उसी की है। पुलिस तो केवल उनकी मदद कर सकती है, केवल उनकी अगर वो मदद मांगे मदद की जा सकती है, लेकिन हर चीज का ठीकरा पुलिस पर फोड़ना वो ठीक तो आपको नहीं क्या लग रहा है कि पुलिस से मदद मांगी नहीं गई या फिर पुलिस ने मदद की नहीं? और दूसरा देखिए, आप देखिए, मुझे मेरी बात सुनिए, ये एक और इसका एक और भी कारण है कि जब भी कभी कोई इस तरह का प्रतिबंध लगता है इन चीज़ों पर जो कि जिनका ताल्लुक रिलीजन से है, धर्म से है, लोगों की जो आजकल जो हो गया है, और आप सुनने में भी आता है, आपको भी सुनते होंगे कि भाई हमारे ही त्योहारों पर क्यों ये लग रहा है, हम तो करेंगे, देखेंगे क्या होता है। जब ये कक्कड़ साहब, लेकिन आप इसको मिक्स कर रहे हैं, पुलिस ये सब देख के तो काम करती है कुछ क्या? नहीं कर सकते क्या? पुलिस इन बातों का ध्यान थोड़ी ना देती होगी कि अब आप किस वजह से रुक रहे हैं या कौन किससे क्या कह रहा है। यहाँ तो कोर्ट का ऑर्डर है अगर कि पटाखे नहीं फोड़ने हैं, इससे प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण रोकना नहीं है। ये एक काम है पुलिस का। पुलिस के पास और बड़े काम हैं। उन्होंने इन्हीं दिनों में टेररिज्म की कोई घटना ना आ जाए उसको तो देखना है, ट्रैफिक को कितनी जैम हो जाती है इन दिनों में उसको चलाना है, और सुरक्षा देनी है। तो ये एक काम है पुलिस का, ये सिर्फ यही काम नहीं है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि जो विभाग है उनको पुलिस की मदद लेनी चाहिए। उनको चाहिए कि पता करें किसके पास क्या है, रेड करना है तो करिए, लेकिन आप सब कुछ अगर पुलिस का ये एक काम है। पुलिस के पास और बहुत काम है, और तो आपके हिसाब से केवल इस काम को नहीं करेगी। अच्छा कक्कड़ साहब, तो आपके हिसाब से इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर पटाखे फोड़े गए पाबंदी के बाद भी, वो लोग जिन्होंने फोड़े या वो विभाग जिन्होंने, पुलिस के पास उनको मदद लेनी चाहिए थी पुलिस की कि भाई आप रोकिए, पटाखे बिकने नहीं चाहिए, लोगों को फोड़ने नहीं चाहिए? कक्कड़ साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं जी। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं ना कि इतने सारे विभाग हैं, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और सोर्स को टैकल करना पड़ेगा हर बार। सोर्स को जो, या फिर स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दीजिए, मतलब पहले ही शुरू कर दीजिए, महीना 2 महीने पहले, आप 4 दिन पहले उनको कहते हैं, वो बीच में 4 छुट्टियां हो जाती हैं उनको। बच्चों को, ये बच्चे जब तक हमारे जो इसमें शिक्षित नहीं होंगे कि ये प्रदूषण फैलाएंगे, हमें नुकसान होगा, वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। माँ बाप के लिए बड़ा कठिन हो जाता है जब बच्चा मांगता है इस तरह की चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ी है कि ये कहना कि केवल हमारे ही धर्मों पर पाबंदी क्यों लग रही है, ये सबसे बड़ा कारण है कि लोग विद वेंजेंस करते हैं इस चीज़ को। आप रियलाइज करिए, रियलाइजेशन पर पहुंचिए क्यों हो रहा है ये। चलिए, शुक्रिया आपका टीआर कक्कड़ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूर्व पुलिस कमिश्नर दिल्ली, जो बात कर रहे थे इस बारे में। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि दिल्ली में कई जगह पर उसके बाद भी जो पटाखे हैं वो जलाए गए। अब जिन्होंने जलाए, अब ये देखिए आपके क्या इसके पीछे की वजहें हो सकती हैं कि इसको उसके बाद भी नहीं माना गया। अब दिल्ली में प्रदूषण जो है वो कम ज़रूर रहा है पिछले कुछ सालों के मुकाबले दिवाली के वक्त में, लेकिन पटाखे आपने कल भी सुने होंगे फोड़े गए हैं जमकर, और सुबह भी एक धुंध सी आपको नज़र ज़रूर आई होगी दिल्ली की हवा में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। यहाँ पर महाराष्ट्र के मालेगांव में एक थिएटर में कुछ लोगों ने आतिशबाजी कर सैकड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 देखने गए लोगों ने सिनेमा हॉल में जमकर आतिशबाजी की और इस दौरान लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और भगदड़ यहाँ पर मच गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जाँच यहाँ पर की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, सिनेमा हॉल के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर ये आतिशबाजी की गई। वहां पर आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खतरा यहां पर हो सकता था। वहां पर सीट्स होती हैं, पर्दा है सिनेमा हॉल का, यहां पर आग लग सकती थी, बड़ी दुर्घटना यहां पर हो सकती थी।
अभिनेता सलमान खान ने भी मालेगांव की इस घटना पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि मैंने टाइगर 3 की स्क्रीनिंग के दौरान थिएटर में आतिशबाजी के बारे में सुना। ये बहुत खतरनाक है। खुद को और दूसरों को खतरे में डाले बिना फिल्म का लुत्फ उठाएं, सुरक्षित रहें। इस तरह का जो माहौल है या इस तरह के जो दृश्य हैं वो अक्सर साउथ में देखने को मिलते हैं। एक दो बार साउथ में भी मैंने इस तरह का दृश्य देखा है कि फिल्म के दौरान उनके जो फैंस हैं वो पटाखे चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस सिनेमा में, मोहन सिनेमा में मालेगांव में, ये इससे पहले भी एक बार हुआ है, शायद 7 अक्टूबर के आसपास जब शाहरुख खान की फिल्म आई थी, उस वक्त भी कुछ ऐसा सा हादसा कुछ होने की रिपोर्ट थी। और ये इस तरह से क्या है कि जो लोग अंदर हैं, जब ये कल हुआ है तो एक स्टैम्पीड की सी जो वो बन गया था कि कहीं भगदड़ ना मच जाए और लोगों को कुछ खतरा ना हो, तो बिल्कुल डेंजरस तो है ही। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे विजुअल्स में भी कि वो पटाखे और आग इधर से उधर जा रही है, किसी के ऊपर भी गिर सकती है, कोई भी हताहत हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, डेंजरस है। और यही देखते हुए सलमान खान ने भी ट्वीट किया कि ये डेंजरस है, आप फिल्म का लुत्फ उठाइए। यहाँ तक ठीक है कि सारे सिनेमाघरों में लोग नाच रहे, गा रहे हैं, वो भी विजुअल्स आपने देखे होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा एक स्टेप, क्या 2 स्टेप और कई स्टेप आगे चला गया, जहाँ पे आप ना सिर्फ अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, बाकी लोगों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। हिंदी सिनेमा में ये एक एक इस तरह का भ्रम था कि दिवाली के दिन जो है वो फिल्में रिलीज़ नहीं होती थी, क्योंकि दिवाली के दिन पूजा के चलते और दिवाली के दिन जितने भी लोग हैं वो बिजी रहते हैं गिफ्ट्स देने में इधर उधर, तो इसलिए दिवाली पे फिल्में जो हैं वो अच्छा नहीं करती थी। और जो आंकड़े हैं मेरे पास उसके हिसाब से करीब 8 से 10 करोड़ तक ही फिल्म कमाती थी। तो ये एक बहुत बड़ा लोगों के बीच में, फिल्म जगत में एक ये था कि क्यों यशराज फिल्म्स ने ये फिल्म दिवाली के दिन रिलीज़ की है। लेकिन यशराज फिल्म्स को पूरा का पूरा भरोसा था सलमान खान की स्टारडम पे। और अब आप आंकड़े देख लीजिए कि सलमान खान की जो फिल्म है, इसने करीब पूरे देश में अगर बात करें तो 44.50 करोड़ नेट का मतलब मैं बोलता हूं कि जहां पे एंटरटेनमेंट टैक्स को हम माइनस कर दें, और उस 44.50 करोड़ इसने देश में कमाया है और 94 करोड़ इसने दुनिया भर में कमाया है। हालांकि ये जवान और पठान से कम है, लेकिन बड़ी बात यह है कि विदेश में कमाई करने का पहले दिन का ये रिकॉर्ड एक सलमान खान ने तोड़ा है कि ये जो 41.50 करोड़ का जो मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं, ये जवान से भी ऊपर है विदेश में, जो कि जवान ने विदेश में 39.50 करोड़ कमाया था। तो ये उस तरह से विदेश की बात करें तो वहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ा है। सलमान खान के लिए खुद ये रिकॉर्ड है, क्योंकि सलमान खान की ये पहली ऐसी फिल्म है जिसका जो कलेक्शन है डे 1 पे वो 44.50 करोड़ है। इससे पहले जो जितनी भी फिल्में उनकी रिलीज़ हुई हैं ओपनिंग डे का कलेक्शन इतना किसी का नहीं था। तो ये 2 उन्होंने रिकॉर्ड इस पर बना लिए, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि आने वाले टाइम में, अभी छुट्टियाँ भी हैं, तो फिल्म और आज का माना जा रहा है कि आज का जो कलेक्शन है वो और ज़्यादा होगा। तो इस तरह के आंकड़े हैं और 94 करोड़ अच्छा एक आंकड़ा है, अच्छा नंबर है फिल्म के लिए। हैदराबाद से आपको एक खबर दिखाते हैं। हैदराबाद में बड़ा हादसा हुआ। यहाँ पर नामपल्ली इलाके के एक अपार्टमेंट में भीषण आग से 9 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और पुलिस के मुताबिक अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर एक कार को रिपेयर किया जा रहा था। इसी दौरान आग लगी और पास में रखे केमिकल ड्रम तक ये आग पहुंची और इसके चलते आग भड़की और ऊपर की 5 मंजिलें इसकी चपेट में आ गई। हैदराबाद में इतनी बड़ी दुर्घटना और उसके बाद हमारे साथ है आदर्श फायरमैन जो पहले आए थे यहाँ पे। बिल्डिंग में कितने लोग थे और कितने लोग फंसे हुए थे? मैडम पहले हम लोग को 9:15 को कॉल आया मैडम, कंट्रोल रूम से 9:15 को कॉल आया था। हम लोग फ़ौरन पहुँच गए इधर। पहुँचने के बाद हम देखे तो बड़ा ब्लास्ट हो रहा था, तो केमिकल ब्लास्ट हो रहा था, बाहर कार जल रहा था। सो हम लोग को इंटीमेशन दिए थे, ऊपर 21 मेंबर्स कॉजुअलिटी है बोल के बोले थे। सो मैं क्या करा, पहले फर्स्ट फ्लोर में 4 जने था, 4 जने से 3 जने बड़े लोग थे, 1 जने 2 साल का बच्चा था। पहले उन लोगों को उतारे, उन लोगों को उतारने के बाद फिर मैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर में गया, ऊपर गया तो कोई भी नहीं था। फिर सेकंड फ्लोर गया, सेकंड फ्लोर में गए तो 3 जने थे। 3 जन में 1 जने होश में था, 2 जने बेहोश में थे। वो जने बचाओ बोल रहे, उसको थोड़ा बर्न हुआ था, उसको पहले उठा के नीचे लेके आके एम्बुलेंस में ठहरा गए। उसके बाद मैं जाके 3rd फ्लोर 4th फ्लोर में सर्च करा। ये 2 लोगों को ऐसी बेहोश है ना, उन लोगों को नहीं छुआ। मैं जाए तो 13 जने
घर पे रूम डाल के ताला डाल के अंदर थे। उन लोगों को वही डोर लॉक करके हम लोग फायर डिपार्टमेंट बोल के बोले तो ठीक है बोल के हम लोग बाहर आए थे। हम लोग स्टेयरकेस से 13 जनों को लेके आया। उसके बाद फिर मैं ऊपर गया तो स्टेयरकेस में 2 जने और एक रूम में एक लड़की 2 बच्चे 9 साल के बच्चे थे। उन लोग बेहोश होकर उन लोगों को भी फौरन पूरे हेल्प के साथ पूरे नीचे लेके आए मैडम। पूरे 8 जने बेहोश हुए थे, 13 जने सिर्फ हो गए। 8:30 को हुआ फायर। पूरा जो बस्ती वाले थे कहाँ से बदर आग घाट लगी के ये पता चला? नहीं, नीचे केमिकल था। एक्चुअली केमिकल में होता गलती में कुछ शॉर्ट सर्किट होते उधर गिरा के पूरा केमिकल पूरा रोड पे बाहर होता। फ्लो भी फायर हुआ था। इसलिए हम और लोग गोडाउन में क्या व्हीकल्स थे? बाहर तो बहुत सारे व्हीकल्स जले हुए दिख रहे थे। हाँ, बाइक से मैडम पूरा बाइक से अंदर पूरा बाइक एक 10 बाइक का था। एक 50 टिन का केमिकल था और रेक्सिन भी था, मटेरियल भी था मैडम। बहुत सारे मटेरियल था, इसलिए फायर हुआ। सो इनका यही कहना है कि केमिकल्स की वजह से ये आग लगी और लोगों को बचाने में कामयाब रहे, लेकिन 9 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, इंडिया के लिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने गृहमंत्री सुएला ब्रेवरमैन को बर्खास्त कर दिया है। भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन ने फिलिस्तीन के मामले में ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरोध में बयान दिए थे। ऋषि सुनक की पार्टी के अंदर कई दिनों से ये मांग उठ रही थी। सुएला ब्रेवरमैन ने फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों के प्रति बहुत ज्यादा नरमी बरतने का आरोप लगाया था और साथ ही गाजा में सीज फायर की मांग कर रहे फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों की भीड़ को नफरती मार्च बताया था। ऋषि सुनक ने सुएला ब्रेवरमैन की जगह जेम्स क्लेवर्ली को नया गृहमंत्री तैनात किया है और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को ब्रिटेन का नया विदेश मंत्री बनाया गया है। प्रभु दयाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक हैं, उनसे समझते हैं इस खबर के बारे में। प्रभु दयाल जी, एक बड़ा बदलाव है यहाँ पर। अब इसमें अगर हम समझें तो सुएला ब्रेवरमैन को हटाना यहाँ पर, इसके पीछे आप उनकी बयानबाजी को बड़ी वजह मानते हैं या फिर ब्रिटेन की विदेश नीति? जी, उनको हटाने के पीछे उनकी बयानबाजी सबसे अधिक प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है। वो कई चीजों पे, कई मुद्दों पे बयान देती रही हैं जो कि ऋषि सुनक सरकार के विरुद्ध थी और ऋषि सुनक ने पूरी कोशिश की कि उनको रोका जाए, लेकिन वो काबू में नहीं आती थी। अभी हाल में ऐसा हुआ कि 8 तारीख को टाइम्स न्यूज़पेपर में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि पुलिस को इवन हैंडेड होना चाहिए। जो प्रोटेस्ट होते हैं जैसे पैलेस्टीनियंस और राइट विंगर्स, उसमें डबल स्टैंडर्ड्स नहीं अपनाने चाहिए। उनका कहने का ये मतलब था कि पुलिस जैसे पैलेस्टीनियंस को, लेफ्ट विंगर्स को सपोर्ट करती है। अब जब ये आर्टिकल ऋषि सुनक के ऑफिस गया तो उसमें बहुत सी चीजें उनको हटाने के लिए कही गई। इसको जिम्मेदारी समझी जाती है जो लिखे मिनिस्टर आर्टिकल कि वो भेजे प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई चीज नामंजूर हो तो उसको वो बताते हैं और ब्रेवरमैन को कहा गया कई चीजें हटाने के लिए, लेकिन उन्होंने ये एडिटोरियल चेंजेस अधिकतर नहीं किए। और जब ये आर्टिकल टाइम्स में छपा 8 नवंबर को, तो जरूर इस बात से ऋषि सुनक बहुत नाराज हुए क्योंकि उनकी मंजूरी के बगैर इस तरह का आर्टिकल पब्लिश किया गया था जिसमें सरकार की। सुएला ब्रेवरमैन का इस तरह का एक राय रखना, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो भी एक सीनियर लीडर है वहाँ की और ऋषि सुनक भी एक युवा प्राइम मिनिस्टर हैं। उनके सामने भी जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो बड़ी चुनौतियां मानी जा रही थी। तो आपको लगता है कि ये फैसला उनके लिए थोड़ी मुश्किल भी पैदा कर सकता है या ये ठीक फैसला है? देखिए, जैसा आपने सही बताया, ये पुराना मामला है और जब ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बने तब उनके कॉन्टेक्स्ट में उनके विरुद्ध में जो कैंडिडेट थी वो सुएला ब्रेवरमैन थी। इन्होंने ऋषि सुनक के खिलाफ वो चुनाव लड़ा था, ये हार गई थी, तो इनके दिमाग में जरूर गिला शिकवा है और इनको समर्थन मिलता रहा है एक्सट्रीम राइट विंग मेंबर से। ये एक एक्सट्रीम राइट विंग की सपोर्ट से ये बात करती हैं और उनके
बताई हुई बातों पर ही ये आर्टिकल लिखा गया था। ये राइट विंगर है और इस वजह से ये टकराव पैदा हो गया और फिर ये इनको हटना ही बिल्कुल जरूरी था। बल्कि बहुत से जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं और ऋषि सुनक के सपोर्टर्स वो ये कह रहे थे कि ऐसे सज्जन को कैसे आपने ऐसी लेडी को कैसे रखा हुआ है गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट के खिलाफ बात करती है, गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज करती है, तो इससे बड़ा एम्बैरेसमेंट होता है। अब पुलिस के विरुद्ध उन्होंने बहुत सी बातें कही। ऐसा उन्होंने जाहिर किया कि पुलिस जो है वो राइट विंग के जो लोग हैं उनके खिलाफ काम करती है। तो इससे सरकार को बहुत नाराजगी हुई और फिर ये जरूरी हो गया कि सुएला ब्रेवरमैन को हटाया जाए। और एक और जो यहाँ पर बड़ा चेंज है वो डेविड कैमरून है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इनको ब्रिटेन का नया विदेश मंत्री बनाया गया है। आमतौर पर ऐसा देखा नहीं जाता है सर कि पूर्व प्रधानमंत्री जो है वो कैबिनेट में मंत्री बने। इसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि डेविड कैमरून का भी अगर अनुभव देखें जिस वजह से इनको छोड़ना पड़ा था अपना पद, उस हिसाब से ये कितना जो है मदद कर सकते हैं ब्रिटेन के लिए विदेश नीति को लेकर या इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए? देखिए, मैंने सरसरी तौर पर ब्रिटिश मीडिया पे जो इंटरनेट पे खबरें आती है मैंने देखी। ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद डेविड कैमरून को फिर इस हाई प्रोफाइल पोजीशन में फॉरेन सेक्रेटरी जो वहां का फॉरेन मिनिस्टर होता है उनको ये बनाया गया क्योंकि फिर से ये पब्लिक के सामने और कंजर्वेटिव पार्टी के सामने ये उनको ये पेश किया जा रहा है कि क्या ये फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है कि वैसे तो ये फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं लेकिन इनके सपोर्टर जो कि राइट विंगर्स भी हैं, लेफ्ट विंगर्स भी हैं और इनको ब्रेक्सिट की वजह से जाना पड़ा था। लेकिन ये बात नहीं कि इनको सपोर्ट चला गया था इनका। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम हो रहा है। एक तरफ तो ऋषि सुनक है प्राइम मिनिस्टर और इनको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को एक फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पर लाया गया है। तो इसमें कुछ गेम भी हो सकती है और देखना होगा कि आगे क्या होता है। मेरे ख्याल से तो ऋषि सुनक अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत से एक्सट्रीम राइट विंगर्स जो हैं कंजर्वेटिव पार्टी के वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई इंडियन ओरिजिन वहां का प्राइम मिनिस्टर हो। ये बातें काफी सामने आई हैं। तो हो सकता है कि ये जो डेविड कैमरून को इस तरह से फॉरेन सेक्रेटरी के लिए पुश करके लाया गया है तो ये एक ऑल्टरनेटिव लोगों के सामने में रखा जा रहा है। अब देखना है क्या होगा। लेकिन बहरहाल अभी जो बात जो हो रही है सुएला ब्रेवरमैन को हटाने की वो इस वजह से क्योंकि इन्होंने लोगों को बहुत नाराज किया और कंजर्वेटिव पार्टी को बड़ा एम्बैरेसमेंट इन्होंने पहुंचाया। ये जो चेंजेस हैं सर ये इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वहाँ पर इलेक्शंस भी ड्यू हैं, बहुत जल्द वो भी होने हैं। ऐसे में आपको लगता है कि ऋषि सुनक के इस तरह के फैसले इतने बड़े स्तर पर बदलाव करना ये किस तरफ क्या दर्शाता है? यहाँ पर ये दर्शाता है कि ऋषि सुनक ये नहीं चाहते हैं कि उनकी कैबिनेट के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हों जो उनके पॉलिसीज के विरुद्ध काम करें। भाई अगर आप गवर्नमेंट के सदस्य हैं, अगर आप गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं तो ये आपकी ड्यूटी है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज ना करें, आर्टिकल ना लिखें और बयानबाजी ना करें जिससे सरकार को एम्बैरेसमेंट हो। और सुएला ब्रेवरमैन वही कर रही थी। तो ऋषि सुनक के कई मिनिस्टर्स जो हैं वो ये चाहते थे कि भाई इनको हटाया जाए क्योंकि ये इनसे नुकसान बहुत हो रहा। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु दयाल पूर्व राजनयिक जो बता रहे थे कि क्या वजहें यहाँ पर हो सकती हैं ये बड़े फैसले यहाँ पर लेने के पीछे। तो बड़े स्तर पर बदलाव जो है ऋषि सुनक की तरफ से यहाँ पर किए गए हैं। सुएला ब्रेवरमैन को यहाँ पर हटाया गया है और जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं डेविड कैमरून उनको भी यहाँ पर जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें लेकर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। हमास के साथ जारी जंग में इजराइल ने एक नए हथियार का इस्तेमाल किया है। इसे इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर बनाया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव रंजन के पास चलते हैं, वो बता रहे हैं इसके बारे में। इजराइल हमास युद्ध में इजराइल ने पहली बार एक नया हथियार का प्रयोग किया है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर इस हथियार का निर्माण किया है। अरबों डॉलर की लागत आई है तब जाकर ऐसा खास हथियार तैयार हो पाया है।
अपनी क्लास का दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। 2017 में इसे इजरायली वायुसेना में शामिल किया गया, पर इसके उपयोग की नौबत अब जाकर आई है। और जब इस हथियार का प्रयोग किया गया तो इसने अपना काम बखूबी किया। इजराइल के दक्षिणी शहर एलियट को निशाना बनाकर वहां से करीब यमन में बैठे हुती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। यह हथियार आगे आता है, उस बैलिस्टिक मिसाइल को न केवल रोकता है बल्कि उसे नष्ट करके लाल सागर में गिरा देता है। यानी इस हथियार के बदौलत बैलिस्टिक मिसाइल जो है इजरायली वायु सीमा में दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर पाता है। इतना ताकतवर है यह हथियार। इस हथियार को कहते हैं एरो 3 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल। एरो 2 के तुलना में यह अधिक ऊंचाई में और अधिक तेजी से काम करता है। एरो 2 जहां विस्फोटक कैरी करता है, उससे टारगेट जो दिया जाता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, यह विस्फोटक कैरी नहीं करता है बल्कि सीधे उससे टकरा जाता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल है ट्रैक हिट टू किल, यानी लंबी दूरी के अगर कोई रासायनिक, जैविक या परमाणु हथियारों से हमला करता है तो यह इंटरसेप्टर मिसाइल जो है उसको न केवल रोकता है बल्कि उसको डाइवर्ट भी कर सकता है। इतना ताकतवर इंटरसेप्टर मिसाइल है। यानी कोई बहुत दूर देश है इजराइल पर हमला करना चाहता है तो आप 10 बार सोचेगा इजराइल को नुकसान पहुंचाने से पहले। इसकी बदौलत इजराइल की जो बहुत सारी इमारतें हैं, जो लोग हैं, उसको आसानी से बचाया जा सकता है। यह इंटरसेप्टर मिसाइल कितना ताकतवर है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अगर सीधे 90 डिग्री में इसका प्रक्षेपण किया जाता है, यानी इसको अगर छोड़ा जाता है तो 100 किलोमीटर तक जा सकता है, अपने टारगेट को बर्बाद कर सकता है। यानी जो टोही सैटेलाइट जो है करीब 90 किलोमीटर के रेंज में अगर बात करें वो घूमते रहते हैं, उसको भी यह बर्बाद कर सकता है। अगर रेंज की बात करें तो इसकी रेंज है 2400 किलोमीटर। इस एरो 3 को खास तौर से जो बैलिस्टिक मिसाइल से जो हमला किया जाता है उसको रोकने के लिए ही डिजाइन किया गया है। यह अपनी कैटेगरी का दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, जो इजराइल ने एक तरह का ढाल तैयार कर रखा है अपने देश में। एरो वेपन सिस्टम जो फैमिली है उसी का हिस्सा है। छोटे दूरी का अगर कोई हमला करता है रॉकेट या मिसाइल से तो उसको रोकने के लिए इजराइल ने आयरन डोम सिस्टम तैयार कर रखा है। और उसी तरह से अगर कोई लंबी दूरी के अगर मिसाइल से हमला करता है तो उसको रोकने के लिए इजराइल ने अब एरो 3 का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। 5 की बात देख रहे थे आप। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद आप देखिए देश की बात। नमस्कार।